Welcome back, class first year, to your next lecture of physics. Class, according to the last lecture, we have learned how to form a stationary waves in the string so far. अगर हम देखा जाए कि कैसे स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव्स हम बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ेगी. मैं यहाँ पे बनाती हूँ. आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल we need to clamp a string or tie a string between 2 points A and B. 2 पॉइंट्स ले लें आप और इसके दरमियान हम कोई भी स्ट्रिंग दोनों पॉइंट्स के साथ टाइट करके टाई करेंगे, बांध देंगे. और उसके बाद अगर हम इसकी लेंथ लें, सपोज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, गिवन स्ट्रिंग इज़ L. अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने इसको यहाँ से सेंटर से प्लग करना है. इसको प्लग करके छोड़ दें. अच्छा, जब आप इसको प्लग करके छोड़ेंगे तो दो तरह की ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी और दोनों ही एक ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव होंगी. एक वेव टूवर्ड्स बी मूव होगी और दूसरी वेव ट्रैवल करेगी टूवर्ड्स पॉइंट ए. ओके क्लास, जब ये वेव्स पॉइंट ए और बी पर पहुंचेंगी तो यहाँ पर क्लैंपिंग एंड होने की वजह से ये रिफ्लेक्ट बैक होंगी. जैसे ही ये वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होंगी और दोबारा से इंटरफेयर करेंगी या सुपरपोज होंगी तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी, जो मैं अब यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, जिसको हम स्टैंडिंग वेव भी कहेंगे. तो हमारे पास एक इस तरह की शेप आ जाएगी. ओके, अब ये वही स्टेशनरी वेव है जिसको हमने लास्ट टॉपिक में भी डिफ़ाइन किया था, ड्रॉ किया था, और इवन कि हमने कैसे इसको बनाया है बाय यूजिंग ए स्ट्रेच स्ट्रिंग. लेट सपोज, अच्छा अब इसमें जो 2 पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें ये कि जहाँ पर आपकी जहाँ पे दो स्ट्रिंग्स टाई हुए हैं, या ये पॉइंट जहाँ पे स्ट्रिंग का कोई एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, इन पॉइंट्स को हम नोट कहेंगे और एन से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड द पॉइंट्स हैविंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और कॉल्ड एंटी नोड्स, इसको हम एंटी नोड कहेंगे, जहाँ पर स्ट्रिंग के पॉइंट्स अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर मौजूद होंगे. अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि अगर एक आपके पास लूप बनती है तो हम कहेंगे कि दिस इज़ सिंगल, या हम ये कहेंगे कि दिस स्ट्रिंग हैज़ ए सिंगल मोड ऑफ वाइब्रेशन. और इसका अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो आप देखें कि हमने अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, λ/2. अब मैं इसको λ1/2 कहूँगी बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन और वन मोड ऑफ वाइब्रेशन. और इसमें लेंथ किसके बराबर है, हाफ वेवलेंथ के. जो ये स्टैंडिंग वेव फॉर्म हुई है नोड से नोड तक, इसकी वेवलेंथ λ/2 के बराबर है. यहाँ पर मैं इसको L इज़ इक्वल टू λ1/2 लिखूँगी. आप चाहें तो यहाँ पे λ1 की वैल्यू जो है वो 2L के बराबर है. आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं. अगर अब हमने स्पीड ऑफ वेव, अब जो स्टैंडिंग वेव हमारी स्ट्रिंग में बनी है, अब इसमें हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी इसी स्ट्रिंग में वाइब्रेट होती है. जिस तरह से ये स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है और स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, इसी तरह से एनर्जी भी ऑक्सीलेट करती है बिटवीन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम पोजीशंस. और अगर हम इसकी स्पीड फाइंड करें, द स्पीड v ऑफ द वेव्स इन द स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन. अगर हम इसकी स्ट्रिंग की स्पीड फाइंड करें, v से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट स्पीड वुड डिपेंड अपॉन द टेंशन. लेट सपोज टेंशन फोर्स को मैं F कहती हूँ. ये टेंशन फोर्स भी है और इसको स्ट्रिंग में जो टेंशन है उससे डिफाइन किया जाता है. ये डिवाइडेड बाय मैस पर यूनिट लेंथ. अब मैस पर यूनिट लेंथ क्या होता है कि अगर मैं इसको मैस पर यूनिट लेंथ से डिवाइड करती हूँ और इस तरह से लिख लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ,
F cross L divided by M under root. So the speed of standing waves is depending upon the tension in the string, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड मैस ऑफ द स्ट्रिंग. या आप ये कर सकते हैं कि टेंशन या मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करती है. और अगर हम जानना चाह रहे हैं कि स्पीड कितनी है, नाउ वी ट्राई टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस वेव. सो ऑल्सो वी नो दैट स्पीड ऑफ वेव्स इज़ गिवन बाय v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा. अब यहाँ पे क्योंकि हम फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो इसको मैं f1 और लैम्डा 1 कह देती हूँ. और यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी का भी फार्मूला मौजूद है और लैम्डा 1 की वैल्यू मौजूद है. सो इट्स ईजी नाउ टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन. सो f1 विल बी इक्वल टू v ओवर लैम्डा 1 और v f क्रॉस l ओवर m अंडर रूट और लैम्डा 1 की वैल्यू है 1/2l. सो वी आर फाइंडिंग एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन. सो till now we have calculated the frequency of oscillation of first mode of vibration. First of mode of vibration, by first mode of vibration I mean that the string is oscillating between between 2 points A and B and in one loop. So अगर अब इसके बाद हम ये देखें कि हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो मैं इस फिगर में मैंने बनाया भी हुआ है और इसमें सिर्फ वो इसमें लूप जिस फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेगी वो फ्रीक्वेंसी भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. अच्छा, अब हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि क्या अगर यही स्ट्रिंग है और इसे हम प्लग करते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से इसकी क्वार्टर लेंथ से अगर हम प्लग करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास इस तरह के वेव्स आएगी जिसमें के नोड्स यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी नोड्स और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स जो हैं ये एंटी नोड यहाँ पे भी मौजूद होंगे और यहाँ पे भी मौजूद होंगे. और if L is the length of the string then here L equals to ये लैम्डा बाई 2 और ये भी लैम्डा बाई 2. सो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा. सो ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है और L इज़ इक्वल टू लैम्डा 2 या लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू L के बराबर. अब मतलब कि पूरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक वेवलेंथ के बराबर ऑक्सीलेट करेगी. दो लूप्स आपके पास बनेंगी और दो लूप्स का दरमियानी फासला जो होगा, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी, वो 1 वेवलेंथ के बराबर होगी. सो द लेंथ L of the string is equal to the wavelength of the wave set up in this mode if lambda 2 is equal to L. अब हम पहले एक कंपैरिजन ऑफ दिस इक्वेशन विद इक्वेशन 8.14. अगर हम इसी इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ लेंथ का कंपैरिजन करें तो एक चीज़ क्लियर होती है कि अब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है. मतलब इसका ये होगा कि जैसे जैसे मोड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ते जाते हैं फ्रीक्वेंसी विल केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड वेवलेंथ विल बी डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली. तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारे मोड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ते जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी. अब हम नाउ वी आर एबल टू गेट द फ्रीक्वेंसी फॉर द सेकंड फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी फॉर द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन. अगर हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन का डाटा यूज़ करें और अगेन वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सो वी विल हैव दैट. अच्छा, वेलोसिटी का इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ, ये हमारे पास मौजूद है, इसमें कोई चेंज नहीं क्योंकि स्ट्रिंग भी हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेंथ उसकी सेम है, मैस और ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है. सो अब यहाँ पे जो हमारे पास चेंज है आएगी v इज़ इक्वल टू F2 लैम्डा 2. और इसमें देखें कि F2 हम कैलकुलेट
करने वाले हैं। लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाएगी F2 क्रॉस L। अब क्योंकि यहाँ से हमने F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है V ओवर L, और V ऊपर हमारे पास मौजूद है 1 ओवर L F क्रॉस L बाई M अंडर रूट। ओके क्लास, इसको मैं इक्वेशन 2 कहती हूँ, इसको मैं इक्वेशन 3 कहती हूँ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। अगर हम इक्वेशन 2 एंड 3 जो कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन और सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को रिस्पेक्टिवली ज़ाहिर कर रही हैं, और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम यहाँ से एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि F2 इज़ इक्वल टू 2F1। और अगर आप कहें कि ये कैसे आ गया है, तो हम इसके लिए हमें फार्मूला 2 और 3 कंसल्ट करना पड़ेगा। आप देखिए कि F2 हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं 1 ओवर L F क्रॉस L डिवाइडेड बाई M अंडर रूट। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो ये फार्मूला जो है ये किसके बराबर बनता है, 2F1 के बराबर बनता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि बेसिकली अब जो हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी थी वो उसी का ही एक मल्टीपल हमारे पास सेकंड फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो क्या अब इसी तरह से हम थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन भी उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी क्या इसी का ही मल्टीपल आएगी। तो इसके लिए हमें थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे कि लेंथ और वेवलेंथ में क्या चेंज आ रहा है। अगर यही लेंथ है, और नाउ वी आर गोइंग टू टेक थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन, तो ये इस तरह की लूप हमारे पास 3 लूप्स आएंगी, जिसको हम थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशंस भी कहेंगे। और इसमें हमारे पास जो पॉइंट्स ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पर हैं एज़ यूजुअल वो नोड्स कहलाएंगे, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स एंटी नोड कहलाएंगे। नाउ द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू L, एंड हियर लैम्डा बाई 2 plus lambda by 2 plus lambda by 2, total length will be 3 lambda by 2 or 3 lambda 3 by 2, because here the term 3 represents the third mode of vibration, or we can write it as lambda 3 is equal to 2L by 3। तो अब क्योंकि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि वेवलेंथ भी चेंज हो चुकी है, बल्कि मज़ीद शॉर्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होगी। तो अगर हम अब बाय रिपीटिंग द सेम प्रोसीजर वी कैन फाइंड F3 इज़ इक्वल टू 3F1 एंड सो फोर्थ Fn इज़ इक्वल टू Fn1। आप ये इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखें तो हमें ये एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा, जिसको हम हार्मोनिक सीरीज़ भी कहेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे फ्रीक्वेंसीज़ हमारी वेरी कर रही हैं बट टू द मल्टीपल ऑफ F1। सो F1 क्योंकि सब फ्रीक्वेंसीज़ में मौजूद है, और F1 को हम बेसिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और इस सीरीज़ में हम F1 को फर्स्ट हार्मोनिक सीरीज़ कहेंगे। तो इसी तरह जब हम F2 कैलकुलेट कर लेंगे तो ये सेकंड एलिमेंट होगा हार्मोनिक सीरीज़ का, F3 कैलकुलेट कर लेंगे, थर्ड एलिमेंट होगा हार्मोनिक सीरीज़ का। इसी तरह ये सीरीज़ चलती रहेगी टिल द एन पॉइंट्स, और वी विल गेट द एन हार्मोनिक सीरीज़। ओके, इसके बाद अच्छा, अब क्योंकि हमने ये फ्रीक्वेंसीज़ कैलकुलेट की हैं स्टेशनरी वेव्स के लिए और स्टैंडिंग वेव्स के लिए, तो यहाँ पर ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रिंग को जब भी आप प्लग करेंगे उसमें अगर इन फ्रीक्वेंसीज़ की वेव सेटअप होती हैं तो वही वेव्स मौजूद रहेंगी, इनके अलावा कोई भी और फ्रीक्वेंसी होगी जो कि हार्मोनिक सीरीज़ में मौजूद नहीं होगी तो वो वेव डाई आउट हो जाएगी, वो सिंपली ऑक्सीलेट नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स मखसूस सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ ही ऑक्सीलेट करते हैं। क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपने याद करना है कि स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव्स हमेशा मखसूस सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ के साथ ही ऑक्सीलेट करती हैं। उसके बाद अब हम इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ देख लेते हैं। नेचुरली आपके जहन में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये चीज़ें कहाँ इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि हम डेली लाइफ में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से अनटच रहते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो कैसे ट्यून होते हैं। तो वेव्स के साउंड वेव्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हैं वो हमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग से मिलती हैं। अगर आपके पास वायलिन है या गिटार है, उसमें आप हमारे पास तो नहीं है लेकिन हमने अब डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व ज़रूर किया होगा कि उनके ऊपर मेटल के स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं जो कि कुछ पॉइंट्स पे जाके बहुत टाइट
जिनको किया जाता है या उनकी लेंथ को कम या ज़्यादा किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ही साउंड वेव्स वहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो अब ये यहाँ पर भी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग और ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी चेंज ईदर बाय, अगर हम चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, लेंथ चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ चेंज करने से वेवलेंथ चेंज होगी और वेवलेंथ चेंज करने से ही फ्रीक्वेंसी में फ़र्क पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल द टेंशन इन गिटार एंड वायलिन स्ट्रिंग इज़ वेरीड बाय, कैसे वेरी करेंगे, या तो हम टाइट करेंगे उसकी स्ट्रिंग्स को या उसकी लेंथ को चेंज करेंगे, और जब हम दोबारा से उसको ऑपरेट करेंगे तो आप जो नोट प्रोड्यूस होंगे वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के होंगे। तो हम इस तरह से अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्रीक्वेंसी नोट प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय ट्यूनिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। उनकी ट्यून कैसे करना है, उनकी लेंथ, पोर्शन ऑफ लेंथ को चेंज कर सकते हैं, वाइब्रेटिंग पोर्शन ऑफ लेंथ को चेंज कर सकते हैं, एंड बाय टाइटनिंग द पैग्स ऑन द नेक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हम उसको लेंथ वाइज हम टेंशन को इंक्रीज़ करके भी फ्रीक्वेंसी का नोट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एग्जांपल 8.3 देखिए। इसी तरह का एक्सटेंडिंग वेव पैटर्न भी है डू यू नो में, आप देखें कि पेज 182 में डू यू नो में दिखाया भी गया है, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये देखें यहाँ पर ये जो मैंने बनाए थे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वेव ऑफ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन वो यहाँ पर बने हुए हैं। किसी भी स्ट्रिंग को प्लग किया गया और इस तरह से प्लग किया गया कि ये ऑक्सीलेट कर रही हैं बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, वो आपको दिखाया गया है। स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ, अदरवाइज नो स्टैंडिंग वेव इज फॉर दैट वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। हमेशा स्टैंडिंग वेव उस वक्त बनेगी जब तक कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है ये इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगी। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी हम कहेंगे कि स्ट्रिंग में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू ऑक्सीलेट लाइक ए स्टैंडिंग वेव। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी स्ट्रिंग में और स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होंगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको हम स्टैंडिंग वेव कंडीशन भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर, इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं एंड देन आई विल एंड द लेक्चर हियर। एग्जाम्पल 8.3 देखिए। A steel wire hangs vertically from a fixed point supporting a weight of 80 न्यूटन। एक स्टील वायर है जिसको वर्टिकली हैंग किया गया है और वो कितना वेट सपोर्ट कर रही है, 80 न्यूटन। सो द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ 0.50 मिलीमीटर, और डायमीटर ऑफ द वायर आपको दिया गया, मैं साइड पे लिख लेती हूँ कि जो वेट सपोर्ट हो रहा है या टेंशन इन द स्ट्रिंग है एफ से रिप्रेजेंट की जा रही है, ये 80 न्यूटन है डाटा। और उसके बाद डायामीटर ऑफ द स्टील वायर इज़ 0.50 मिलीमीटर, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर में। और इसके साथ ही क्या दिया गया है, एंड इट्स लेंथ फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द वेट इज़ 1.5 मीटर। लेंथ ऑफ द वायर 1.5 मीटर दी गई है। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वी हैव टू कैलकुलेट F1 की वैल्यू क्या होगी, और F1 का मैं फार्मूला लिख लेती हूँ। रिसेंटली वी डिराइव 1/2L F/m², इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। F की वैल्यू दी गई है, बट अब पूरा डाटा को आप ऑब्जर्व कर लें, हमारे पास मैथ की वैल्यू नहीं है। तो अब मैथ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा डेंसिटी ऑफ स्टील वायर भी दी गई है, रॉ ऑफ स्टील ये दिया गया है 7.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके क्लास, अब हमें सिर्फ मैथ चाहिए। लेंथ, टेंशन ये हमारे पास मौजूद है। इन मैथ कैलकुलेट करना इतना भी आसान नहीं है। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द वायर, क्योंकि डेंसिटी भी दी गई है और डायमीटर रेडियस दिया गया है। सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द वायर। वो किसके बराबर होगा, लेंथ क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वॉल्यूम बन जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो यहाँ से वॉल्यूम जो है, अगर वी नो दैट मास इज इक्वल टू वॉल्यूम क्रॉस डेंसिटी। सो अब इसमें हम ऐड कर सकते हैं वॉल्यूम की वैल्यू पर लिखी हुई है लेंथ
एरिया एंड डेंसिटी। सो अब यहाँ से हम मैस ऑफ द वायर कैलकुलेट करेंगे। सो अब इसमें हम लेंथ ऑफ द वायर पुट करते हैं। अच्छा, लेंथ को हम पुट नहीं करेंगे, वो मैं देख रही थी कि लेंथ को पुट नहीं किया गया बिकॉज फार्मूले में यहाँ पे हमें मैस पर यूनिट लेंथ चाहिए। तो अब ये सिंपल मैस नहीं है बट ये मैस पर यूनिट लेंथ है। सो मैं इस फार्मूले को इस तरह से चेंज कर सकती हूँ, मैस डिवाइडेड बाय लेंथ, और बाकी बचा एरिया और डेंसिटी। एरिया क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, पाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और डेंसिटी अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं मैस पर यूनिट लेंथ को 3.14, और रेडियस क्योंकि हमारे पास डायामीटर मौजूद है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ये मैंने डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया है और उसका स्क्वायर लिया, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ द स्टील 7.8 इंटू 10⁻³ तो ये हमारे पास मैस पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.53 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, क्योंकि ये मैस पर यूनिट लेंथ है। ओके क्लास, इसके बाद अब हमारे पास डाटा कंप्लीट हो चुका है। हम इस तमाम वैल्यूज़ को, लेंथ, टेंशन इन द स्ट्रिंग को F से रिप्रेजेंट किया गया और मैस पर यूनिट लेंथ को M से, इन सब वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे टू गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट नोट ऑफ वाइब्रेशन। ये मेरे पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है 1.5 मीटर, और टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर हमने कैलकुलेट हमें मिली हुई है 80 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके साथ ही अच्छा उसके बाद m की वैल्यू हम पुट करेंगे ये 1.53 इंटू 10⁻³ ओके। इसको आप ना भी लिखें, आप सिर्फ 80 सिर्फ डाटा की टर्म में पुट करें और इसको कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगी 76 हर्ट्ज। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।